यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का यहाँ पर जो टेस्ट चल रहा है 71 जो बीपीएससी एग्जाम होना है प्रीलिम्स का सितंबर में, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो टेस्ट देखेंगे, इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 14 था, राइट। 14 का मैं पार्ट जो 1 था टेस्ट 2 का, मतलब पॉलिटी का टेस्ट 2 है, ओवरऑल जो हमारा टेस्ट यहाँ पर 14, ठीक है। इसका जो टेस्ट था उसमें पार्ट 1 में आप देख चुके थे हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन तक, राइट। तो स्टार्ट करेंगे अभी यहाँ से 73 नंबर क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन है 73 से यहाँ से करते हैं। यहाँ 73 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार के केंद्रीय परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 260 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया था, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा इसका गलत होगा, क्योंकि स्थानीय सरकार का केंद्रीय परिषद की स्थापना 1954 में 1954 में, ठीक है, 1954 में इसका गठन किया था भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग, राइट, ना कि 260। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसे मूल रूप से स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सही पूछा है तो एक गलत था, दूसरा यहाँ से सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, जो हमारा ज्वाइंट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके बारे में पूछा है। तो ये बोला है अनुच्छेद जो 316A है, इसके तहत संविधान में 2 से अधिक राज्यों के लिए जीएसपीएससी के गठन का प्रावधान किया गया है, राइट। पहला क्या होगा, पहला जो इसका स्टेटमेंट यहाँ से 74 का ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसका प्रावधान 315(2) के तहत यहाँ पर किया गया है। कितना, 315(2), यहाँ पर 316A नहीं होगा। जीएसपीएससी जो होता है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भागीदार राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो केवल 2, बी 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही पूछा है तो, है ना। तो दूसरा सही है और पहला गलत है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 75 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायालय घोषित करती है। संसद जो है दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय घोषित करती है, ठीक है। तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संविधान में दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय जो होता है पीठ उसको निर्धारित किया गया, लेकिन साथ ही भारत के प्रधान न्यायाधीश को यहाँ पर यह अधिकार भी प्रदान किया गया कि वे सर्वोच्च न्यायालय की पीठ जो किसी भी अन्य स्थानों को स्थापित करने का निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ से गलत होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो संसद है, संसद बोला यहाँ पे इसका, ठीक है। संसद यहाँ पर नहीं होगा, ये संविधान यहाँ से होगा हमारा, ठीक है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जांच अधिनियम 1968 है इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करेगा, राइट। तो आंसर ये भी करेक्ट हो जाएगा। पहले यहाँ से गलत था, तो 75 का आंसर क्या होगा, गलत पूछा है तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति यहाँ पर करता है कौन, राष्ट्रपति करेगा, बी 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में यह माना जाता है कि नवीन सूची में शामिल कानूनों की समीक्षा की जा सकती है यदि वे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हों। क्या होगा, देखो इसका हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें से कौन सी बात है जो बताई जा रही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगी 77 में। ये IR जो कोहिलो बनाम तमिलनाडु जो केस था उसमें यहाँ पर ये निर्णय दिया गया था कि यहाँ पर जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसमें नवीन सूची को शामिल करने की समीक्षा की जा सकती है यदि वे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करेंगे। तो यहाँ से डी इसका आंसर हो जाएगा। 78 नंबर है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यदि यह जनहित में हो तो राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है और इसकी शक्तियों के संगठन एवं कार्यप्रणाली को निर्धारित कर सकता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अंतर्राज्यीय परिषद का अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना बाध्यकारी होता है, जबकि अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है। ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ये बाध्यकारी निर्णय देता है आर्टिकल 131 के तहत, तो गलत हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार जो हमारा कल्याण मंत्रालय उसकी कल्याण परिषद है उसकी नीति और कार्रवाई को बेहतर समन्वय के लिए अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित परिषद में से एक मानी जाती है। तीसरा क्या होगा, तीसरा सही है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद है इसको नीति और कार्रवाई से बेहतर समन्वय के लिए आर्टिकल 263 के तहत स्थापित परिषद में से एक सूचीबद्ध यहाँ पर किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद केवल कानूनी विवादों पर विचार करती है, जबकि गैर कानूनी विवादों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया जाता है।
चौथा हमारा गलत है, क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषद राज्यों के बीच कानूनी और गैर कानूनी दोनों विवादों से यहाँ पर निपटा सकती है, लेकिन इसकी भूमिका सलाहकार और कानूनी विवादों से सीमित नहीं होगी, है ना। यहाँ से गलत होगा। आंसर होगा 1 और 3, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर है। 78 का 1 और 3 करेक्ट है। तो बात पूछा है कौन सा सही है यहाँ से, ठीक है। तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का। 79 देखते हैं। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम उच्च न्यायालयों को केंद्रीय कानून और संवैधानिक वैधता की समीक्षा करने की शक्ति पुनः प्रदान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का। ये प्रदान करता है जो हमारा अधिनियम 43वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976, है ना। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 होगा, 76 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80। संविधान के आर्टिकल 280 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र में जो नहीं आएगा, ये हो जाएगा केंद्र सरकार वार्षिक बजट की यहाँ पर वित्त की सिफारिश यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन 81। जनहित याचिका PIL जो होता है उसके संबंध में आपको विचार करना है। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति और विकास भारत सरकार नियम 1935 के अंतर्गत किया हुआ था, यह अंतर्गत आया था, ठीक है। तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर जो PIL है इसकी शुरुआत ये जो हुई थी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के दशक के दौरान यहाँ पर हुई थी, जिसका उद्देश्य हाशिए पर स्थित जो हमारे समूह है उसके हित के कानूनी प्रतिनिधित्व यहाँ पर प्रदान करना और उनकी पहले यहाँ पर न्याय प्रणाली तक पहुँच सुनिश्चित नहीं थी, तो यहाँ से इसको बनाना, ठीक है। तो यहाँ से 1960 का जो हमारे यहाँ पर दशक के दौरान हुई थी, है ना। यहाँ पर 1935 में अधिनियम में नहीं, तो गलत हो जाएगा। भारत के में जो बारे भारत में न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती ने PIL की अवधारणा को विकसित करने के लिए यहाँ पर दायरे को विस्तृत करने और अग्रणी भूमिका इसमें निभाई थी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने भारत में जनहित याचिका के लिए PIL 1980 के दशक की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक सक्रियता के परिणामस्वरूप उभरी थी, जिसका नेतृत्व जस्टिस R कृष्ण अय्यर और PN भगवती ने किया था, ये सही है। तीसरा, पारंपरिक मामले में PIL में विशेष रूप से व्यक्तिगत अधिकारों का निर्णय नहीं किया जाता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा से करेक्ट है। 2, 3 सही है, सही पूछा है तो B करेक्ट हो जाएगा 81 का। 82 नंबर देखते हैं। 82 यहाँ से वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। उनके कामकाज को लेकर GST परिषद की बैठक के आयोजन के लिए कोरम को कुल सदस्यों के कम से कम आधे से अधिक सदस्यों वहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो सदस्यों से कम आधे से आधे सदस्यों का, है ना, आधे से या फिर आधे सदस्यों से अधिक, है ना। तो यहाँ से पहला जो स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा 82 का, ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 279 जो हमारा ए है आर्टिकल, इसमें यहाँ पर स्थापित GST परिषद थी उसको यहाँ पर वैध और बैठक के आयोजित को लेकर यहाँ पर कोरम को उपस्थित सदस्यों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता यहाँ पर बताई गई थी। उसमें संविधान को निर्दिष्ट करता है कि यहाँ पर यह कोरम कुल सदस्यों के सदस्य से आधा होना चाहिए, ठीक है। उससे अधिक भी हो सकता है लेकिन आधा यहाँ पर होना ही चाहिए। सेकंड बात, पहली बात करेक्ट है। GST परिषद में कोई भी निर्णय तभी ले सकती है जब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम ये 3/4 भारित मत से वह पारित हो जाए, ठीक है। सेकंड भी बात सही है। परिषद में केंद्र सरकार के मत का जो भार होता है ना, केंद्र सरकार का जो मत होता है उसका भार 1/3 होता है, जबकि सभी राज्यों के सम्मिलित मतों का भार 2/3 होता है, ठीक है। 2/3 हमारा किसका हो गया, स्टेट का, है ना, और जो लेंगे और जो यहाँ पर केंद्र सरकार का 1/3 होगा, तो क्या होगा, ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। 82 की तीनों बातें एकदम करेक्ट है, सही पूछा है तो आंसर डी। 83 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून जो आपका 10वीं सूची में, ठीक है, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि कोई सदस्य दल के विलय के कारण दल छोड़ता है तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा जब पार्टी के 2/3 सदस्य उसे विलय का समर्थन करें, ठीक है। तो पहला क्या होगा 83 का, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका करेक्ट है। दूसरी बात, यदि पीठासीन अधिकारी अपने पद पर रहते हुए स्वेच्छा से पार्टी सदस्य छोड़ता है और पद त्यागने के बाद दोबारा सदस्य बनता है तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारी बात करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं 83 की, आंसर गलत पूछा है तो डी यहाँ से करेक्ट है, कोई गलत यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पूर्वोत्तर परिषद जो NEC थी इसकी स्थापना की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 के यहाँ से, ये की गई थी आर्टिकल, मतलब ये पूछ रहा है कौन सा जो है कौन से परिषद में किसकी स्थापना मतलब किस अधिनियम के तहत यहाँ पर की गई थी, है ना। यहाँ पर पूर्वोत्तर परिषद है उसकी स्थापना को लेकर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 के यहाँ से
पूर्वी परिषद अधिनियम 1971, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा कितना 1971, तीसरा वाला यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा अनुच्छेद संसद को सिविल न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर सेवा मामले के लिए न्यायाधीकरण के अधिकार स्थापित करने का अधिकार देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का आंसर ये देता है आर्टिकल 323 का ए, है ना, 323 का ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो संसद की सेवा संबंधी जो मामले होते हैं इसके निर्णय को सिविल न्यायालय और उच्च न्यायालय की से हटाकर यहाँ पर प्रशासनिक जो हमारे न्यायाधिकरण होते हैं उसके समझ रखने का अधिकार देता है। 86 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग जो हमारा है यूपीएससी, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट, अनुशासनात्मक जो होता है मामले में आयोग की सलाह तब तक बाध्यकारी होती है जब तक कि दोनों सदनों में उसे स्वीकार ना कर दिया जाए। ठीक है, पहला क्या होगा, पहली बात हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो अनुशासनात्मक होता है इसमें मामले में यूपीएससी की सलाह जैसे कि सिविल सेवकों से संबंधित मामले होते हैं उसकी बर्खास्तगी, निष्कासन और सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है ना, ना उसे स्वीकार कर दे तो यहाँ पर गलत बात हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, उन मामलों में जहाँ यूपीएससी से परामर्श आवश्यक है, यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो भी उनका निर्णय अमान्य माना जाएगा। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा 320 आर्टिकल है उसमें यहाँ पर 3 में ये बात बताई गई है, ये बात करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश द्वारा यूपीएससी के क्षेत्राधिकार को किसी विधिक निकाय या सार्वजनिक संस्था तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरा क्या होगा, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि आर्टिकल हमारा 321 है। ठीक है, उसके तहत यहाँ पर यूपीएससी के जो कार्य हैं उसमें अतिरिक्त सेवाओं को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें वैधानिक निकाय, स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक संस्थान यहाँ पर शामिल होते हैं, लेकिन इसके लिए संसद अधिनियम की आवश्यकता होती है, ना कि यहाँ पर केवल कार्यकारी आदेश को। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। आंसर सही पूछा तो केवल 2, 86 का आंसर बी। 87, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत शामिल या स्थापित नहीं किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का ए, ये स्थापित नहीं किया गया था इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं की गई थी, है ना, ये आपको याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, ये जो अधिनियम विशेष रूप से 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जो थे उसके न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया था, तो यहाँ से इलाहाबाद गलत हो जाएगा। 88, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, करता है आर्टिकल 338, ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल हमारा 338 है उसमें अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान है। यह आयोग अनुसूचित जाति और इनकी रक्षा के लिए यहाँ पर सामाजिक आर्थिक जो विकास है उसकी निगरानी करने के लिए यहाँ पर उसके अधिकारों को सुरक्षा और उपाय से संबंधित जो शिकायत होती है उसका समाधान करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा 88 का ए करेक्ट हो जाएगा। 89, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विवादों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की विशेष मूल अधिकारिता होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का डी। यहाँ से तीनों बातें यहाँ से क्या होंगी, इसकी भारत सर्वोच्च न्यायालय के इसके मूल अधिकार में शामिल होंगी, जैसे कि केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच यहाँ पर विवाद हो तो भी यहाँ पर क्या सर्वोच्च न्यायालय की विशेष मूल अधिकार माना जाएगा। ठीक है, और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच सरकारों का विवाद होगा तो भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय की विशेष मूल अधिकारिता यहाँ पर मानी जाएगी। और एक पक्ष या केंद्र के बीच यहाँ पर अधिक राज्य दूसरे पक्ष को लेकर यहाँ पर राज्यों में विवाद होगा तो भी, तो तीनों को लेकर के यहाँ पर 89 का आंसर जो होगा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 90 नंबर, भारत में सार्वजनिक निगमों और सरकारी कंपनी लेखा परीक्षण जो हमारे नियंत्रक मालिका परीक्षक कहे गए उनकी भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कई कुछ विशेष सार्वजनिक निगमों जैसे दामोदर घाटी निगम और तेल प्राकृतिक गैस जैसे जो आयोग है उसका सीधा लेखा परीक्षण करता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, निजी लेखा परीक्षक की नियुक्ति कैग की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात 90 की ये भी करेक्ट हो जाएगी, पहले भी करेक्ट है। तीसरी, लेखा बोर्ड जिसे 1968 में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के स्थापित किया गया था, कैग किस विशेषीकृत उपक्रम को लेकर लेखा परीक्षण में सहयोग देता था? तीसरा क्या होगा, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें क्या है, भारत में जो हमारे सार्वजनिक निगम है सरकारी कंपनी को लेखा को लेकर ये एकदम करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 90 का यहाँ से डी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91, किस संशोधन अधिनियम ने अरुणाचल प्रदेश को अनुच्छेद 243 एम के तहत पंचायतों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में छूट दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का बी, यहाँ से 83वां संविधान संशोधन अधिनियम बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का। ठीक है, 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 ये
सन 2000। 92 किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैं इस टाइप का करा चुका हूँ पहले। 92 का आंसर हो जाएगा इससे, ये राज्य का राज्यपाल होता है, ये करता है। ठीक है, भारत का संविधान जो हमारा है उसमें आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता की यहाँ पर नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। 93 अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं या प्रभावित व्यक्ति के पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले निम्नलिखित में से किससे परामर्श किया जाना अनिवार्य होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का, यहाँ से ये परामर्श लेना अनिवार्य होता है ग्राम सभा से। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का। 94 नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा आयोग की प्रस्थापित करके की गई थी। पहली बात क्या होगी? एकदम करेक्ट है, डेट भी सही दे रहा है। नीति आयोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 के तहत बनाया गया एक संवैधानिक निकाय है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये नीति आयोग ना तो एक संवैधानिक निकाय है और ना ही एक वैधानिक निकाय, ये गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है जो एक कार्यालय द्वारा प्रस्ताव करके यहाँ पर इसे बनाया गया है। ठीक है, 263 में नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो पहला यहाँ से सही था, दूसरा गलत। तीसरा, नीति आयोग योजना आयोग के टॉप डाउन मॉडल के स्थान पर जो सहयोगात्मक जो संघीय दृष्टिकोण उसको बढ़ावा देता है। तीसरा क्या होगा? तीसरा सही है, आंसर 13 करेक्ट है। 94 का सी। क्वेश्चन 95 पेशा अधिनियम के उद्देश्य इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पारंपरिक रीति रिवाजों और प्रथाओं के अनुरूप उपयुक्त प्रशासनिक संरचना विकसित करना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा ये इसका क्या होता है, जो हमारा टारगेट है, ये काम है इसका, यहाँ पर संस्थाओं के अनुरूप होगा, तो यहाँ से ये बात बताई जाएगी। सही है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के साथ ग्राम जो शासन होता है उसको स्थापित करेगा, ये हमारा यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पेशा अधिनियम जो होता है ग्राम सभा को सभी स्थानीय गतिविधियों के लिए केंद्रीय संस्था बनाकर ग्राम स्तर की जो भागीदारी होती है उसकी लोकतंत्र को स्थापित करना चाहता है ना। यहाँ पर इसके ग्राम शासन को स्थापित यहाँ पर लोकतंत्र के साथ नहीं करेगा, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा हमारा 95 का। 95 का पहला तो सही था, दूसरा गलत है, तो आंसर सही पूछा है, केवल एक यहाँ से करेक्ट है। 96 निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का विशेष विंग नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का डी, ऑडिट विंग। ठीक है, ऑडिट विंग हमारा यहाँ पर इसका नहीं होगा। नीति आयोग के 3 प्रमुख विशेषीकृत विंग होते हैं, अनुसंधान विंग, गहन अध्ययन और नीति अनुसंधान। यहाँ पर जो होता है हमारी रिसर्च विंग, कंसल्टेंसी विंग और टीम जो हमारी इंडिया है उसका विंग। ठीक है, तो आंसर हमारा 96 का डी करेक्ट हो जाएगा। 97 निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव में भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। पहला क्या होगा? पहला 97 का स्टेटमेंट हमारा से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, केंद्रीय विधानमंडल ने 1924 में छावनी परिषद जो अधिनियम है पारित किया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर हमारा इसका हो जाएगा 97 का, दोनों सही है, तो सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 98 राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान विकास संस्थान के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये नीति आयोग का संबद्ध कार्यालय है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह नीति आयोग का एक संलग्न कार्यालय और यह मानव पूंजी और मानव संसाधन विकास से संबंधित अनुसंधान डेटा जो संग्रह होता है उसको प्रशिक्षण पर केंद्रित होता है। सबसे पहले इसे अनुपयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान था उसके नाम से जानते थे। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2014 में नाम इसका बदलकर जो है ये राष्ट्रीय श्रम जो अर्थशास्त्र अनुसंधान ये कर दिया गया था। कब? 2014 में। ये भी पूछ सकता है कि कब चेंज किया गया था इसका नाम? 2014 में। ठीक है, आंसर दोनों सही है, सी यहाँ से करेक्ट है। 99 जिला योजना समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य विधानमंडल ऐसी समितियों की संरचना के संबंध में प्रावधान कर सकता है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राज्य विधानमंडल ऐसी समितियों की संरचना पर उसके सदस्यों के निर्वाचित होने के तरीके के लिए प्रावधान कर सकता है। समिति की संरचना के लिए जिले की गारंटी शहरी जनसंख्या का अनुपात प्रतिबंधित होता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड भी हमारी बात यहाँ से करेक्ट है। 99 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों बातें सही हैं, तो आंसर सी यहाँ से सही है। 100 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से 100 नंबर क्वेश्चन है। भारत के न्यूनतम लेखा परीक्षक कैग के संबंध में आपको विचार करना है, कौन सा सही होगा? पहला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कैग को एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्राधिकरण बताया तथा भारतीय जो हमारा शासन है उसके ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। पहला क्या होगा?
पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, कैग की स्थापना का संवैधानिक जो हमारा प्रावधान है आर्टिकल 148 में, ये भी आपका करेक्ट है। सार्वजनिक वित्त के पर्यवेक्षक के रूप में कैग की भूमिका केवल केंद्र सरकार तक यहाँ पर सीमित है, ना कि राज्य सरकारों तक विस्तारित है। तो ये गलत होगा, क्योंकि कैग है ये केवल केंद्र सरकार तक यहाँ पर मतलब जो है उसका विस्तार नहीं है, ठीक है, बल्कि यहाँ पर संघ राज्य और राज्य सरकार के बीच यहाँ पर सार्वजनिक वित्त का लेखा परीक्षा देख सकता है। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। सही उत्तर का चयन करना है तो बी। 101 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। आर्टिकल 125, 129, 137, 139 ए, ठीक है, मैच करते हैं, देखते हैं इसको 101 में। 125 में न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है, ठीक है, क्या है, न्यायाधीशों के वेतन से, सही है हमारा। 129 129 है जो अभिलेख न्यायालय से संबंधित है, सही मैच कर रहा है। 137 यहाँ पर जो है निर्णयों में आदेशों की समीक्षा से संबंधित, यहाँ पर किसमें, आदेशों की यहाँ पर जो समीक्षा है इससे हो जाएगा। और 139 ए कुछ मामलों में स्थानांतरण से संबंधित होगा, ठीक है, ये आंसर हमारा हो जाएगा 101 का डी। 102 विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यक्रम डीएमईओ के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। डीएमईओ जो है नीति आयोग का एक संबद्ध कार्यालय, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। 102 का क्या होगा, पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, इसका निर्माण कार्यक्रम मंत्रालय और संगठन जो स्वतंत्र मूल्यांकन जो हमारा कार्यालय है उसको मिलाकर यहाँ पर किया गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, डीएमईओ के महानिदेशक का पद भारत सरकार के सचिव के समकक्ष यहाँ पर होता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर महानिदेशक जो डीजी है उसको डीएमईओ का प्रमुख होता है और अतिरिक्त सचिव के समकक्ष यहाँ पर रैंक रखता है, जो भारत सरकार के भीतर कार्यालय के उच्च स्तरीय अधिकार को स्वच्छता दर्शाता है। यहाँ पर जो महानिदेशक के पद के सचिव के समकक्ष नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो ए यहाँ से 102 का आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन यहाँ से नगर निगम के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। परिषद का अध्यक्ष महापौर होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नगर निगम में महापौर निर्वाचित प्रमुख होता है और परिषद की बैठक में अध्यक्षता करता है। उसे एक उप महापौर और सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पर दिया जाता है। परिषद निगम कर की विचार विमर्श करने वाली एक विधायी शाखा है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। 103 का आंसर सी। 104 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के तहत भारत के महान्यायवादी के बारे में आपको विचार करने कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। पहला क्या होगा, पहली बात एकदम करेक्ट है। महान्यायवादी को संसदीय कार्यवाही में उन समितियों में वोट देने का अधिकार जिन्हें सदस्य होता है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत होता है, वो भाग ले सकता है लेकिन यहाँ पर इसमें वोट या मतदान नहीं कर सकता है। महान्यायवादी को भारत सरकार के विरुद्ध सलाह देने कर कोई टिप्पणी करने पर प्रतिबंध होता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा करेक्ट है, क्योंकि इसके हित में टकराव बचने के लिए अटॉर्नी जनरल जो होता है भारत सरकार के खिलाफ सलाह पर टिप्पणी नहीं दे सकता है। ये हमारा सही है ना। तो आंसर 1 3 सही है। आंसर 104 का हो जाएगा बी। 105 भारत में कितने प्रकार की मान्यता प्राप्त शहरी स्थानीय सरकारें हैं। करेक्ट आंसर 105 का हो जाएगा आपका ए 8। कितने, 8 यहाँ से, तो 105 का आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106 किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में आर्टिकल 338 ए अंतर स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का बी। ये की गई थी 89वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। 107 है जिला योजना हेतु मैनुअल तैयार करने के उद्देश्य से 2008 में नियुक्त टास्क फोर्स के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 के यहाँ से इसके अध्यक्ष थे श्रीमती राजवंत संधू। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC बोलते हैं, नेशनल जो हमारा जो कास्ट शेड्यूल कास्ट होता है उसको लेकर के, उसके बारे में कौन सा यहाँ पर सही होगा। इसमें सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे लोगों को समन भेजना और शपथ के तहत यहाँ पर उनसे पूछताछ करना। पहला क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ये एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सुरक्षा उपायों की जांच करता है और प्रधानमंत्री की रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ये एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए संवैधानिक रक्षा उपायों की जांच करता है और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, प्रधानमंत्री को नहीं करता है। इसने 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद जारी अन्य पिछड़ा OBC के संबंधित मामलों को सुनना बंद कर दिया था। तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर 1 और 3 यहाँ से 108 का करेक्ट हो जाएगा, सी 108 का सी 1 और 3, तो ये इसका आंसर हो गया। 109 किस समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए।
करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का ए, ML सिंघवी समिति। 110 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा सही होगा। यह संविधान के आर्टिकल 39 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसको जुड़ेगा, ये गलत है। ठीक है। दूसरा, इसकी स्थापना 1993 में राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश द्वारा यहाँ पर की गई थी, है ना, ये भी यहाँ पर हमारा इसका गलत हो जाएगा। तीसरा, यह मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत यहाँ पर स्थापित एक वैधानिक निकाय, ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर मानव विकास जो अधिकार संरक्षण है उसके तहत 1993 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। याद रखना 1993 का मतलब ये नहीं कि 1993 आप कहीं भी मार दो, 1993 ये वाला मानना है आपको जो मानव अधिकार संरक्षण है। ठीक है, राष्ट्रपति के जो कार्यकारी आदेश है उसके द्वारा नहीं की गई थी। ठीक है, तो सी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 110 का। 111 सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। अध्यक्ष यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर टीम समिति दे रखी है। ठीक है, मैच करते हैं। एल टी मिश्रा जो है ये पंचायतों और सहकारिता पर कार्य समूह, पंचायतों सहकारिता पर कार्य समूह, तो 1 का 2 हो जाएगा। GR राजगोपाल, ठीक है, GR राजगोपाल है न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल, न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल यहाँ से किधर हो जाएगा, B का 1 ये है ना। जी रामचंद्रन यहाँ से आपके हैं पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र, है ना, तो यहाँ से ये, और श्रीमती दया चौबे ये आपका सामुदायिक विकास पंचायती राज समिति। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 111 का, ये आपका 111 का जो आंसर होगा यहाँ से मैच कर रहा है, ए यहाँ से मैच कर लोगे। 112 नीति आयोग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा यहाँ पर सही होगा। नीति आयोग की शासी परिषद में सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं, परंतु अन्य शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल नहीं होते। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट वैसे हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और विधानसभा वाले यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित जो प्रदेश के उपराज्यपाल भी शामिल होंगे, ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, जबकि पूर्णकालिक सदस्यों का दर्जा राज्य मंत्री के बराबर होगा, ये एकदम करेक्ट है। तीसरी बात, क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री और उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जाती है और इनका गठन विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दे के समाधान हेतु पर निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा करेक्ट है। 2 और 3 सही है, आंसर 112 का बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 113 नंबर, भारत में पहली लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई थी। 113 का हो जाएगा पहला स्टेटमेंट यहाँ से ए, गुजरात में। ठीक है, कब, 14 मार्च 1982 को यहाँ पर गुजरात के जूनागढ़ जिले में ऊना में यहाँ पर किया गया था। ठीक है, 114 नंबर देखते हैं। नीति आयोग के प्रमुख जो हमारे कार्यकारी अधिकारी CEO है, उसका पद निम्नलिखित में से किसके समकक्ष होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का सी, भारत के सरकार के सचिव के समकक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायिक प्रणाली के जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश की भूमिकाओं का सही तुलना करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का यहाँ से, ये करता है जिला न्यायाधीश सिविल मामलों की सुनवाई करता है और जबकि सत्र न्यायाधीश आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है। यह पॉइंट लिख सकते हो, ये क्वेश्चन नोट करके ये पॉइंट आप नीचे बड़ा बड़ा सा लिख के आप अपने वॉल में पेश कर सकते हो, तो ये पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्या यहाँ पर जिला न्यायाधीश और यहाँ पर इनकी जो भूमिका है न्यायाधीश को लेकर सत्र न्यायाधीश की, आपको पता चल जाएगी। 116 केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग CIC का गठन किस प्रकार किया गया था, किस वर्ष किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का, ये किया गया था 2005 में। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग जो गठन था 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यहाँ पर किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि शिकायतों को देखरेख करना और केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिनियम की कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, उनका जो कार्यान्वयन है कैसे कर रहे हैं इसको सुनिश्चित करना, देखरेख करना। ठीक है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 170 नंबर देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए यहाँ पर जो प्रावधान थे भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण से संबंधित थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित थे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में। ठीक है, जो हमारा भाग 10 और 414 का ए में यहाँ पर आर्टिकल 323 ए था और 323 बी इसमें शामिल यहाँ पर प्रशासनिक और अन्य मामलों के न्यायाधिकरण की स्थापना का संभव थी, इसकी वजह से यहाँ पर इसमें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था ये। ठीक है, प्रावधान किया गया था, तो आंसर 117 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 118 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है कि जो हमारा मानवाधिकार होता है उल्लंघन की जांच के दौरान उससे पूरा होने पर निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई कर सकता है। पूरा होने पर कौन सी कार्रवाई करेगा। पहला, संबंधित सरकार या प्राधिकरण द्वारा पीड़ित को मुआवजा या हर्जाना देने की सिफारिश करता है। पहला क्या होगा, सही है। दोषी
जो होते हैं उसमें लोक सेवक के खिलाफ सीधे अभियोजन की कार्रवाई शुरू करेगा। सेकंड भी हमारा ऐसे गलत है, ठीक है। यहाँ पर उसके अभियोजन की कार्रवाई सीधे शुरू करेगा और यहाँ पर उसका जो कार्रवाई सीधे करने का अधिकार नहीं होता है इसका। ये केवल उपयुक्त सरकार या प्राधिकरण जैसी जो होती है उसकी सिफारिश पर कर सकता है। संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित के लिए तत्काल अंतरिम राहत की सिफारिश करेगा, करेक्ट है। आवश्यक निर्देशों आदेशों रीट क्रिया पर सर्वोच्च न्यायालय के जो या उच्च न्यायालय के संपर्क में करना। चौथा क्या होगा? चौथा भी यहाँ से हमारा करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1, 3, 4 यहाँ से करेक्ट आंसर है। 119 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में न्यायिक मामले पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? ठीक है, न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 के यहाँ से ये केरल उच्च न्यायालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के कार्यों को पूरा करने का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का यहाँ से जो नहीं है ये हो जाएगा केंद्रीकरण, ठीक है। केंद्रीकरण यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 121 नंबर को। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, राइट। मैच करते हैं इसको 121 को। इलाहाबाद हाईकोर्ट 1866, दिल्ली उच्च न्यायालय 1966, ठीक है। हिमाचल जो हमारा प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 और केरल उच्च न्यायालय आपको हो जाएगा यहाँ से 1956। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 121 का बी। 122 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इसके सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। सेकंड गलत है, क्योंकि एनएचआरसी के सदस्यों की नियुक्ति 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाएगी, है ना, 3 सदस्यीय सिफारिश पर नहीं। अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष या 65 वर्ष के जो भी पहले हो उस पर पद पर बने रह सकते हैं। तीसरा भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये थे ये 70 वर्ष की आयु तक सदस्य जो होता है 3 वर्ष के अवधि ये 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 65 वर्ष नहीं। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर ए। क्वेश्चन 123 संविधान की 12वीं सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय नगर पालिकाओं के कार्यक्षेत्र में आता है ना। नगर पालिकाओं की जो कार्यक्षेत्र में आएगा कौन कौन सा विषय आएगा? एक तो सड़कों का पुलों का निर्माण, करेक्ट है। झुग्गी बस्तियों में सुधार और उन्नयन करना, करेक्ट है, ठीक है। और कब्रिस्तान, शमशान घाट और विद्युत जो हमारे सौदागृह हैं उसको निर्माण करना, सही है। बूचड़ खाने और चमड़े के जो हमारे कारखाने उसको विनियमन करना, ये भी एकदम करेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4 चारों करेक्ट है, तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 124 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य मानवाधिकार आयोग एसएचआरसी की स्थापना का प्रावधान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का यहाँ से डी। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान के विशेष अनुच्छेद यहाँ के तहत यहाँ पर कोई नहीं किया गया था। इसके बजाय ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत यहाँ पर बनाया गया था, एक वैधानिक निकाय था, ठीक है, जिसे विशेष रूप से यहाँ पर अधिनियम की धारा 21 के तहत जो राज्य स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन था उसको संबोधित करने के लिए राज्य सरकारों को एचएसआरसी गठन का प्रावधान किया गया था। यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं था, तो आंसर डी। 125 आर्टिकल 143 के अंतर्गत जब किसी मामले में कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न या राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया परामर्श शामिल होता है तो उस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का ए 5। 126 1998 में गठित न्यायमूर्ति एएम अहमदी समिति मुख्य रूप से किस समिति से संबंधित थी या किससे संबंधित थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संबंधित थी किससे? ये थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के संशोधन को प्रस्तावित करने से, ठीक है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 127 उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या भारतीय संविधान में निर्धारित है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं की गई। इसके बजाय 216 में कहा गया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है और आवश्यक समझे तो इनकी यहाँ पर अधिकतम संख्या को बढ़ा या घटा सकता है, देख सकता है, मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से पहला गलत हो जाएगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय सैन्य न्यायाधिकरण को छोड़कर अपने अपीली क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत सभी न्यायालय और न्यायाधिकरणों की निगरानी कर सकता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से सही है। आंसर 127 का बी सही पूछा है। तो 128 यहाँ पर आयोग दे रहा है, निकाय संबंधित मंत्रालय दे रहा है, ठीक है। तो इसको मैच करते हैं 128 में, देखते हैं। देखो यहाँ पे मैच करेंगे तो हो जाएगा ए का यहाँ पर हो जाएगा केंद्रीय मेंटेनेंस ब्यूरो कार्मिक मंत्रालय के तहत काम करेगा, ठीक है। और केंद्रीय सामाजिक
कल्याण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, ये भी आपका यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी का आपका भारतीय विधि आयोग, विधि एवं न्यायालय मंत्रालय और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। 128 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट मैच कर रहा है। 129 देखते हैं यहाँ से। 129 है, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। लोक अदालतों को केवल वाद पूर्व मामले में निपटाने के लिए यहाँ पर उसका अधिकार है, न कि उनके मामलों को जो पहले से यहाँ पर किसी न्यायालय में लंबित हों वो, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत है, राइट। लोक अदालतों के पास किसी भी अदालत में लंबित मामले समझौते के विवाद को हल करने का अधिकार होता है। वे गैर विरोधात्मक दृष्टिकोण का पालन करते हैं, जिसमें राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट जो हमारे होते हैं, उच्च न्यायालय और तालुक स्तर की जहाँ पर कानूनी वो सब समिति के निकाय को यहाँ पर आयोजित सत्र किए जाते हैं। यहाँ से हमारा कोई स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, सब गलत है, ठीक है। तो आंसर हमारा डी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 129 हो गया। 130, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में कौन सा पद से हटाने के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 का यहाँ से। एक तो पहला, यदि राज्यपाल की राय में SCIC मतलब राज्य सूचना जो हमारा आयुक्त है इसको दिवालिया घोषित कर दिया जाए और नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध में दोषी ठहराया जाए तो राज्यपाल उसे पद से हटा सकता है, करेक्ट है। उन्हें बिना किसी पूर्व जांच की अपने आधिकारिक कर्तव्य को संवैतनिक नौकरी के संलग्न होने के कारण से हटा सकता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर भी उसे पद से हटाने के लिए राज्यपाल के मामले में जांच के आदेश सर्वोच्च न्यायालय को भेजना होता है, ये भी आपका करेक्ट है। तीनों हमारे जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है उसके बारे में यहाँ से हटाने की बात बता रहा है, सही यहाँ से हो जाएगा डी। क्वेश्चन 131, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यायाधीश की परिभाषा शामिल नहीं करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का यहाँ से ये नहीं शामिल करता है, ट्रिब्यूनल न्यायाधीश, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 132, किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि केंद्र सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त और कार्यकाल के निर्धारित करने की अनुमति मिल सके उसको, ठीक है। आंसर हो जाएगा 132 का सी 2019 में। सूचना का अधिकार जो हमारा संशोधन अधिनियम था 2019, 2005 के RTI जो अधिनियम था उसको संशोधन करने के लिए यहाँ पर इसे पारित किया गया था। 133, केंद्रीय प्रशासनिक जो हमारा न्यायाधिकरण होता है कैट जिसको बोलते हैं उसके बारे में देखना है। इसकी स्थापना लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व वाली परिषद के दौरान की गई थी। पहला क्या होगा, पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर ये केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। इसकी स्थापना 1985 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में लाल बहादुर शास्त्री के समय नहीं, गलत हो गया। कैट के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा करेक्ट है, सही पूछा है तो बी। 134, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की स्थापना हुई थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 का यहाँ से ये बी, संथानम समिति, ठीक है। 135, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की संरचना और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों बताने कौन सा सही है। CVC के सचिवालय में एक सचिव और संयुक्त उप सचिव होता है और अपर सचिव कार्यकाल में कर्मचारी शामिल होते हैं। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से हमारी इसकी करेक्ट है। मुख्य तकनीकी परीक्षक विंग तकनीकों के मामले से जुड़ी जांच है वो केंद्रीय जांच ब्यूरो की सहायता करता है इसमें। सेकंड क्या होगा, सेकंड ये भी करेक्ट होगा। तीसरा, विभागीय पूछताछ में आयुक्त जो होता है लोक सेवक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई में मौखिक पूछताछ करने के लिए जांच अधिकारी के रूप में काम करता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट में आना से करेक्ट होगा। तीनों बातें क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग उसकी संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में एकदम बातें सही बोल रही है। 136, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल दोनों की यहाँ पर सहायता करता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर CBI भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय नहीं है। इसे CBI की स्थापना 1963 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना उस अधिनियम के तहत 1946 में की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। ये कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिनियम में काम करता है, ये भी हमारा करेक्ट है। आंसर 1 और 3 करेक्ट है, तो 136 का बी। 137, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर 137 का हो जाएगा आपका ये मूल क्षेत्राधिकार, ठीक है, अपीली क्षेत्राधिकार और पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, ये हमारे क्या है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये सलाहकारी क्षेत्राधिकार इसमें नहीं आता है, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 यहाँ से करेक्ट है। सलाहकार जो क्षेत्राधिकार है ये उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये संविधान का आर्टिकल 143 के तहत यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की एक विशेषता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा 1, 2, 3 ये यहाँ से आंसर। 138,
सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका एसएलपी प्रदान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके निर्णय पर लागू नहीं होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का डी। सशस्त्र बल जो हमारा बल न्यायाधिकरण है इसके यहाँ पर अनुमति से जो करने की शक्ति नहीं लागू होती है इस पर, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका को। तो 138 का आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 139, भारत में स्थानीय सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्थानीय सरकार के बारे में, ठीक है। देखो, संविधान का आर्टिकल जो हमारा 243 होता है और 73वें और 74वें संविधान संशोधन स्थानीय निकाय, पंचायत और नगर पालिकाओं में जो महिलाओं की कम से कम 33% या 1/3 आरक्षण पर अनिवार्य किया गया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 139 का बी यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर 30% बोला, 30 नहीं 33%, गलत हो गया। बी यहाँ से गलत है, 39 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि एक उच्च न्यायालय का 2 या 2 से अधिक राज्यों के अधिकार क्षेत्र हो सकता है या नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 का यहाँ से बी संसद के पास। लोकसभा आचार जो हमारी लोकसभा में आचार जो समिति होती है उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पर कथन सही है? पहला, प्रारंभ में इसका गठन तदर्थ समिति के रूप में किया गया था। पहला क्या होगा? पहला मार्क 141 का 141 का जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। दूसरा, लोकसभा का सदस्य ही यहाँ पर किसी अन्य सदस्य अनैतिक आचरण के संबंध में शिकायत दर्ज करा सकता है। सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा अनैतिक आचरण है उसके संबंध में शिकायतें आमतौर पर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आचार समिति को भेजी जाती है। जरूरी नहीं कि वो केवल किसी सदस्य या किसी दायर की गई जो अध्यक्ष है उसके पास ही मामलों की समिति को भेजे, है ना, ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया, तो सेकंड गलत होगा। समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में विचाराधीन हो। तीसरा आंसर करेक्ट है, आंसर 13 सही होगा, तो 145 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 142, निम्नलिखित में से किसके तहत सीवीसी की मुखबिरों से शिकायतें प्राप्त होती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 142 का डी, यहाँ से सार्वजनिक हित प्रकटीकरण मुखबिर के संरक्षण का संकल्प, इसके द्वारा पर सीवीसी को मुखबिरों से यहाँ पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। 143, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का प्रभाग नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 143 का सी, साइबर सुरक्षा प्रभाग इसका केंद्रीय जांच ब्यूरो का प्रभाग नहीं है। 144, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष यहाँ पर पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 2008 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 146 का डी, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011, ठीक है। 147 नंबर देखते हैं, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड क्या है ना? इसका मानदंड होता है जो यहाँ पर इसका एक 1500 से 2000 वर्षों से अधिक का इतिहास दर्ज होना चाहिए, जिसमें प्राचीन ग्रंथों को मूल्यवान विरासत माना जाता है। ये इन चारों में से स्टेटमेंट हमारा जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर जो साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली होनी चाहिए, है ना। एक पॉइंट और लिख लो कि यहाँ पर जो ज्ञानवर्धक हमारे जो ग्रंथ होते हैं उनकी उपस्थिति विशेषकर पद्य और अतिरिक्त ग्रंथों से उपस्थिति से होनी चाहिए। तो 2 बात ये और एक तीसरी बात ये, तीनों बातें आपको यहाँ से नोट कर लेना है। 148, स्थानीय सरकार निकाय के संबंध में 1988 में स्थापित पीके धुंगन समिति की प्राथमिकता उद्देश्य भूमिका क्या थी इसकी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 के जो इसका उद्देश्य था ये था भूमिका की मतलब क्या थी इसका उद्देश्य? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 का बी, पंचायती संस्थाओं के लिए संवैधानिक जो मान्यता होती है इसका प्रस्ताव करना। ये हमारा क्या था? स्थानीय सरकारी जो निकाय थी इससे संबंधित 1988 में स्थापित पीके धुंगन समिति की प्राथमिकता जो उद्देश्य था इसका ये था प्राथमिक उद्देश्य। 149, यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसका अंतिम निर्णय कौन करता है या उसका निर्णय कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का, इसका निर्णय करता है भारत का राष्ट्रपति। अगला है 150 लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से उस समिति के सदस्यों में शामिल है जो प्रवर्तन महानिदेशालय के निदेशक के पद में संबंधित नियुक्ति की सिफारिश करती है, तो कौन कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो यहाँ से केंद्रीय सतर्कता आयोग, गृह मंत्रालय के सचिव और राजस्व विभाग के सचिव, है ना। यहाँ से पुलिस महानिदेशक इसमें नहीं शामिल होगा, राइट, तो याद रखना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा इसका हो जाएगा 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो इस टाइप से टेस्ट नंबर 14 जो था केजीएस का वो मैंने आपको कवर करा दिया यहाँ से, ठीक है। अब जो यहाँ पर मेंटरशिप जो टेस्ट हैं, जो साइंस वाले सिर्फ टेस्ट बचे हैं, वो साइंस वाले टेस्ट मैं आपको यहाँ से कवर कराता हूँ, ठीक है। और भी टेस्ट यहाँ पर जो कोचिंग करेंगे वो मैं आपको जल्द यहाँ पर लेके आऊँगा, जैसे यहाँ पर जितना भी एग्जाम भी होना है
करीब 1.5 मंथ बाद, उससे आपका यहाँ से पूरा तैयारी हो सके। बाकी देखो जो टेस्ट पेपर लगाते हो ठीक है, और जो टॉपिक यहाँ से आपको टफ लगता है या कठिन लगता है तो वो टॉपिक आप यहाँ से जाकर डीप में थोड़ा सा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इतना ऐसे देखना है, बाकी कोई और डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।